नमस्कार। आइए सुनते हैं लियो टॉल्स्टॉय द्वारा लिखी कहानी कितनी ज़मीन। कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो लीजिए, प्रस्तुत है कहानी कितनी ज़मीन। दो बहनें थीं। बड़ी का कस्बे में एक सौदागर से विवाह हुआ था। छोटी देहात में किसान के घर ब्याही थी। बड़ी का अपनी छोटी बहन के यहाँ आना हुआ। निपटाकर दोनों जनी बैठी तो बातों का सूत चल पड़ा। बड़ी अपने शहर के जीवन की तारीफ करने लगी। देखो कैसे आराम से हम रहते हैं, फैंसी कपड़े और ठाठ के सामान, स्वाद स्वाद के खाने पीने की चीज़ें, और फिर तमाशे, थिएटर, बाग बगीचे। छोटी बहन को बात लग गई। अपनी बारी पर उसने सौदागर की जिंदगी को हे बताया और किसान का पक्ष लिया। कहा, मैं तो अपनी ज़िंदगी का तुम्हारे साथ अदला बदला कभी ना करूं। हम सीधे सादे और रूखे से रहते हैं, तो क्या चिंता फिक्र से तो छूटे हैं। तुम लोग सजी धजी रहती हो, तुम्हारे यहाँ आमदनी बहुत है, लेकिन एक रोज़ वह सब हवा भी हो सकता है। जी, कहावत है, हानि लाभ दो जुड़वा भाई। अक्सर होता है कि आज तो अमीर है, कल वही टुकड़े को मोहताज है, पर हमारे गांव के ज़मीन में यह जोखिम नहीं है। किसानी ज़िंदगी फूली और चिकनी नहीं दिखती, तो क्या उम्र लंबी होती है और मेहनत से तंदुरुस्ती भी बनी रहती है। हम मालदार न कहलाएंगे, लेकिन हमारे पास खाने की कमी कभी न होगी। बड़ी बहन ने ताने से कहा, बस बस, पेट तो बैल और कुत्ते का भी भरता है, पर वह भी कोई ज़िंदगी है। तुम्हें जीवन के आराम, अदब और आनंद का क्या पता है। तुम्हारा मर्द जितनी चाहे मेहनत करे, जिस हालत में तुम जीते हो उसी हालत में मरोगे। वहीं चारों तरफ गोबर, भूस, मिट्टी, और यही तुम्हारे बच्चों की किस्मत में बधा है। छोटी ने कहा, तो इसमें क्या हुआ। हाँ, हमारा काम चिकना चुपड़ा नहीं है, लेकिन हमें किसी के आगे झुकने की भी ज़रूरत नहीं है। शहर में तो तुम हजार लालच से घिरी रहती हो। आज नहीं तो कल की क्या खबर है। कल तुम्हारे आदमी को पाप का लोभ, जुआ, शराब और दूसरी बुराइयां फंसा सकते हैं। तब घड़ी भर में सब बर्बाद हो जाएगा। क्या ऐसी बातें अक्सर होती नहीं है। घर का मालिक दीना ओसारे में पड़ा औरतों की यह बात सुन रहा था। उसने सोचा कि बात तो खरी है। बचपन से माँ धरती की सेवा में हम इतने लगे रहते हैं कि कोई व्यर्थ की बात हमारे मन में घर नहीं कर पाती है। बस है तो मुश्किल एक, वह यह कि हमारे पास ज़मीन काफ़ी नहीं है। ज़मीन खूब हो तो मुझे किसी का परवाह न रहे, चाहे शैतान ही क्यों ना हो। वहीं कोने में शैतान दुबका बैठा था। उसने सब कुछ सुना। वह खुश था। किसान की बीवी ने गांव की बड़ाई करके अपने आदमी को डींग पर चढ़ा दिया। देखो ना, कहता था कि ज़मीन खूब हो तो फिर चाहे शैतान भी आ जाए तो परवाह नहीं। शैतान ने मन में कहा कि अच्छा हजरत, यही फैसला सही। मैं तुमको काफ़ी ज़मीन दूंगा और देखना है कि उसी से तुम मेरे चुंगल में होते हो कि नहीं। गांव के पास ही जमींदारी की मालकिन की कोठी थी। कोई 300 एकड़ उनकी ज़मीन थी। उनके अपने आसामियों के साथ बड़े अच्छे संबंध रहते थे, लेकिन उन्होंने एक कारिंदा रखा जो पहले फौज में रहा था। उसने आकर लोगों पर जुर्माने ठोकने शुरू कर दिए। दीना का यह हाल था कि वह बहुतेरा करता, पर कभी तो उसका बैल जमींदारी की चरी में पहुंच जाता, कभी गाय बगिया में चरती पाई जाती, और नहीं तो उनकी रखाई हुई घास में बछिया बछड़ा ही जा मुँह मारते। हर बार दीना को जुर्माना उठाना पड़ता। जुर्माना तो वह देता, पर बेमन से। वह कुनमुनाता और चिढ़ा हुआ सा घर पहुंचता और अपनी सारी चिढ़ घर में उतारता। पूरे मौसम कारिंदे की वजह से उसे ऐसा त्रास भुगतना पड़ा। अगले जाड़ों में गांव में खबर हुई कि मालकिन अपनी ज़मीन बेच रही हैं और मुंशी इकराम अली से सौदे की बातचीत चल रही है। किसान सुनकर चौकन्ने हुए। उन्होंने सोचा कि मुंशी जी की ज़मीन होगी तो वह जमींदारी के कारिंदे से भी ज़्यादा सख्ती करेंगे और जुर्माने चढ़ावेंगे, और हमारी तो गुज़र बसर इसी ज़मीन पर है।
यह सोचकर किसान मालकिन के पास गए कि मुंशी जी को ज़मीन न दीजिए, हम उससे बढ़ती कीमत पर लेने को तैयार हैं। मालकिन राज़ी हो गई। तब किसानों ने कोशिश की कि मिलकर गांव पंचायत की तरफ से सब जमीन पर जा सकें ताकि वह सभी की बनी रहे। 2 बार इस पर विचार करने को पंचायत जुड़ी, पर फैसला न हुआ। असल में शैतान की सब करतूत थी, उसने उनके बीच फूट डाल दी थी। बस तब वे मिलकर किसी एक मत पर आ ही नहीं सके। तय हुआ कि अलग अलग करके ही वह ज़मीन ले ली जाए, हर कोई अपने बित्ते के हिसाब से ले। मालकिन पहले की तरह इस बात पर भी राजी हो गई। इतने में दीना को मालूम हुआ कि एक पड़ोसी इकट्ठी 50 एकड़ ज़मीन ले रहा है और जमींदारिन राजी हो गई है कि आधा रुपया अभी नकद ले ले, बाकी साल भर बाद चुकता हो जाएगा। दीना ने अपनी स्त्री से कहा कि और जने ज़मीन खरीद रहे हैं, हमें भी 20 या इतने एकड़ ज़मीन ले लेनी चाहिए। जीना वैसे भार हो रहा है और वह कारिंदा जुर्माने पर जुर्माने करके हमें बर्बाद ही कर देगा। उन दोनों ने मिलकर विचार किया कि किस तरकीब से ज़मीन खरीदी जाए। 100 कलदार तो उनके पास बचे हुए रखे थे। एक उन्होंने उमर पर पाया, अपना बछड़ा बेच डाला, कुछ माल बंधक रखा, अपने बड़े बेटे को मजदूरी पर चढ़ाकर उसकी नौकरी के मद्दे कुछ रुपया पेशगी ले लिया, बाकी बचा अपनी स्त्री के भाई से उधार ले लिया। इस तरह कोई आधी रकम उन्होंने इकट्ठी कर ली। इतना करे दीना ने एक 40 एकड़ ज़मीन का टुकड़ा पसंद किया, जिसमें कुछ हिस्से में दरख्त भी खड़े थे। मालकिन के पास उसका सौदा करने पहुंचा। सौदा पट गया और वहीं के वहीं नकद उसने साई दे दी। फिर कस्बे में जाकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली। अब दीना के पास अपनी निजी ज़मीन थी। उसने बीज खरीदा और इसी अपनी ज़मीन पर बोया। इस तरह वह खुद ज़मींदार हो गया। इस तरह दीना काफ़ी खुशहाल था। उसके संतोष में कोई कमी न रहती, अगर बस पड़ोसियों की तरफ से उसे पूरा चैन मिल सकता। कभी कभी उसे खेतों पर पड़ोसियों के मवेशी आचरते। दीना ने बहुत विनय के साथ समझाया, लेकिन कुछ फर्क नहीं हुआ। उसके बाद और तो और घोसी छोकरे गांव की गायों को दिन दहाड़े उसकी ज़मीन में छोड़ देने लगे। रात को बैल खेतों का नुकसान करते। दीना ने उनको बार बार निकलवाया और बार बार उसने उनके मालिकों को माफ़ किया। एक अरसे तक वह धीरज रखे रहा और किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की। लेकिन कब तक? आखिर उसका धीरज टूट गया और उसने अदालत में दरख्वास्त दी। मन में जानता तो था कि मुसीबत की वजह असली यह है कि और लोगों के पास ज़मीन की कमी है। जानबूझकर दीना की सताने की मंशा किसी की नहीं है, लेकिन उसने सोचा कि इस तरह मैं नरमी दिखाता जाऊंगा तो वे लोग शह पाते जाएंगे और मेरे पास जितना है सब बर्बाद कर देंगे। नहीं, उनको एक सबक सिखाना चाहिए। सो उसने ठान ली, एक सबक दिया। दूसरा नतीजा यह कि 2-3 किसानों पर अदालत से जुर्माना हो गया। इस पर तो पास पड़ोस के लोग दीना से कीना रखने लगे। अब कभी कभी जानबूझकर भी तंग करने के लिए अपने मवेशी उसके खेतों में छोड़ देते। एक आदमी गया और उसे ज़रूरत अगर घर में ईंधन की थी तो उसने रात में जाकर 7 पूरे शीशम के दरख्त काट गिराए। दीना ने सवेरे घूमते हुए देखा कि पेड़ कटे हुए पड़े हैं। वे धरती से सटे हैं और उनकी जगह खड़े ठूंठ मानो दीना को चिढ़ा रहे हैं। देखकर उसको तैश आ गया। उसने सोचा कि अगर दुष्ट ने एक यहाँ का तो दूसरा दूर का पेड़ काटा होता तो भी गनीमत थी, लेकिन कमबख्त ने आसपास के सब पेड़ काटकर बगिया को वीरान कर दिया। पता लगे तो खबर लिए बिना न छोड़ूं। उसने जानने के लिए सिर खुजलाया कि यह करतूत किसकी हो सकती है। आखिर तय किया कि हो न हो यह धुन्नू होगा, और कोई ऐसा नहीं कर सकता। यह सोच धुन्नू की तरफ गया कि शायद कुछ सबूत मिल जाए, लेकिन वहाँ कुछ चोरी का सबूत मिला नहीं और आपस में कहा सुनी और तेजी के सिवा कुछ नतीजा न निकला।
तो भी उसे मन में पक्का विश्वास हो गया कि धुन्नू ने यह किया है और जाकर रपट लिखा दी। धुन्नू की पेशी हुई, मामला चला, एक अदालत से दूसरी अदालत हुई। आखिर में धुन्नू बरी हो गया क्योंकि कोई सबूत और गवाह ही नहीं थे। दीना इस बात पर और भी झल्ला उठा और अपना गुस्सा मजिस्ट्रेट पर उतारने लगा। इस तरह दीना का अपने पड़ोसियों और अफसरों से मन मुटाव होने लगा। यहाँ तक कि उसे घर में भी आग लगाने की बातें सुनी जाने लगी। हालांकि दीना के पास अब जमीन ज़्यादा थी और ज़मींदारों में उसकी गिनती थी, पर गांव में और पंचों में पहला सा उसका मान न रह गया था। इसी बीच अफवाह उड़ी कि कुछ लोग गांव छोड़ छोड़कर कहीं जा रहे हैं। दीना ने सोचा कि मुझे तो अपनी ज़मीन छोड़ने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन और कुछ लोग अगर गांव छोड़ेंगे तो चलो गांव में भीड़ ही कम होगी। मैं उनकी ज़मीन खुद ले लूँगा, तब ज़्यादा ठीक रहेगा। अब तो ज़मीन की कुछ तंगी मालूम होती है। एक दिन दीना घर के ओसारे में बैठा हुआ था कि एक परदेसी सा किसान उधर से गुजरता हुआ उसके घर उतरा। वह वहाँ रात भर ठहरा और खाना भी वहीं खाया। दीना ने उससे बातचीत की कि भाई कहाँ से आ रहे हो? उसने कहा, दरिया सतलज के पास से आ रहा हूँ, वहाँ बहुत काम है। फिर एक में से दूसरी बात निकली और आदमी ने बताया कि उस तरफ नई बस्ती बस रही है। उसके अपने गांव के कई और लोग वहाँ पहुँचे हैं। वे सोसाइटी में शामिल हो गए हैं और हर एक को 20 एकड़ ज़मीन मुफ्त मिली है। ज़मीन ऐसी उम्दा है कि उस पर गेहूं की पहली फसल जो हुई तो आदमी से ऊंची उसकी बालें गई और इतनी घनी कि दरांत के एक काट में एक पूला बन जाए। एक आदमी के पास खाने को दाने न थे, खाली हाथ वहाँ पहुँचा। अब उसके पास 2 गायें, 6 बैल और भरा खलिहान अलग। दीना के मन में भी अभिलाषा पैदा हुई। उसने सोचा कि मैं यहाँ तंग संकरी सी जगह में पड़ा क्या कर रहा हूँ, जबकि दूसरी जगह मौका खुला पड़ा है। यहाँ की ज़मीन घर बार बेच बाच कर नकदी बना ले, वही क्यों ना पहुँचूँ और नए सिरे से शुरू करके देखूँ। यहाँ लोगों की घिचपिच होती है, उससे दिक्कत होती है और तरक्की रुकती है, लेकिन पहले खुद जाकर मालूम कराना चाहिए कि क्या बात है। सो बरसात के बाद तैयारी कर वह चल दिया। पहले रेल में गया, फिर सैकड़ों मील बैलगाड़ी पर और पैदल सफ़र करता हुआ सतलज के पार वाली जगह पर पहुंचा। वहां देखा कि जो उस आदमी ने कहा था सब सच है। सबके पास खूब ज़मीन है। हर एक को सरकार की तरफ से 20-20 एकड़ ज़मीन मिली हुई है, या जो चाहे खरीद सकता है। और खूबी यह है कि कौड़ियों के मोल जितनी चाहे ज़मीन और भी ले सकता है। सब जरूरी बातें मालूम कर दीना जाड़ों से पहले घर लौट आया। आकर देश छोड़ने की बात सोचने लगा। नफ़े के साथ उसने सब ज़मीन बेच डाली, घर मकान मवेशी डंगर सब की नकदी बना ली और पंचायत से इस्तीफ़ा दे दिया और सारे कुनबे को साथ ले सतलज पार के लिए रवाना हो गया। दीना परिवार के साथ उस जगह पहुंच गया। जाते ही एक बड़े गांव की पंचायत में शामिल होने की अर्जी दी। पंचों की उसने खूब खातिर की और दावतें दी। जमीन का पट्टा उसे सहज मिल गया। मिली जुली जमीन में से उसे और उसके बाल बच्चों के इस्तेमाल के लिए 5 हिस्से यानी 100 एकड़ ज़मीन उसको दे दी गई। वह सब इकट्ठी नहीं थी, कई जगह टुकड़े थे। अलावा इसके पंचायती चारागाह भी उसके लिए खुला कर दिया गया। दीना ने ज़रूरी इमारतें अपने लिए खड़ी की और मवेशी खरीद लिए। शामलात ज़मीन में से ही अब उसको इतना मिल गया था कि पहले से तिगुनी और ज़मीन उपजाऊ थी। वह पहले से कई गुना खुशहाल हो गया। उस पास चराई के लिए खुला मैदान का मैदान पड़ा था और जितने चाहे वह ढोर रख सकता था। पहले तो वहाँ जमने और मकान बनवाने का उसे रस रहा। वह अपने से खुश था और उसे गर्व मालूम होता था, पर जब वह इस खुशहाली का आदी हो गया तो उसे लगने लगा कि यहाँ भी ज़मीन काफ़ी नहीं है और होती तो अच्छा था। पहले साल उसने गेहूँ बुआया और ज़मीन ने अच्छी फसल दी। वह फिर गेहूँ ही बोते जाना चाहता था, पर
उसके लिए और पड़ती ज़मीन काफ़ी न थी। जो एक बार फसल दे चुकती थी वह उसी तरह एक साथ दोबारा गेहूं नहीं देती थी। 1 या 2 साल उससे गेहूं ले सकते थे, फिर ज़रूरी होता था कि धरती को आराम दिया जाए। बहुत लोग ऐसी ज़मीन चाहने वाले थे, लेकिन सब के लिए आती कहाँ से? इससे बदाबदी और खींचातनी होती थी। जो संपन्न थे वे गेहूं उगाने के लिए ज़मीन चाहते थे, जो गरीब थे वे अपनी ज़मीन से जैसे तैसे पैसा वसूल करना चाहते थे ताकि टैक्स वगैरह अदा कर सकें। दीना और गेहूं बोना चाहता था, इसलिए 1 साल के लिए किराए पर उसने और ज़मीन ले ली। खूब गेहूं बोया और फसल भी खूब हुई, लेकिन ज़मीन गांव से दूर पड़ती थी और गल्ला मीलों दूर से गाड़ी में भर भर कर लाना होता था। कुछ दिनों बाद दीना ने देखा कि कुछ बड़े बड़े लोग अलग फार्म डालकर रहते हैं और वह खूब पैसा कमा रहे हैं। उसने सोचा कि अगर मैं इकट्ठी कामी ज़मीन ले लूं तो और वहीं घर बसा कर रहूं तो बात ही दूसरी हो जाए। इस तरह इकट्ठी और कायमी ज़मीन खरीदने का सवाल बार बार उसके मन में उठने लगा। 3 साल इस तरह निकल गए। दीना ज़मीन किराए पर लेता और गेहूं बोता। मौसम ठीक गए, काश अच्छी हुई और उस पास माल जमा होने लगा। वह इसी तरह संतोष से बढ़ता जा सकता था, लेकिन हर साल और लोगों से ज़मीन किराए पर लेने और उसके लिए कोशिश और सिरदर्दी करने के काम से वह थक गया था। जहाँ ज़मीन अच्छी होती वहीं लेने वाले दौड़ पड़ते। इससे बहुत चौकस चौकन्ना और होशियार न रहा जाता तो ज़मीन मिलना असंभव था। यह एक परेशानी की बात थी। इस पर तीसरे साल ऐसा हुआ कि दीना ने एक महाजन के साझे में कुछ काश्तकारों से एक ज़मीन किराए में ली। ज़मीन गोड़कर तैयार हो चुकी थी कि कुछ आपस में तनातनी हो गई और किसान लोग झगड़ा लेकर अदालत पहुँचे। अदालत से फिर मामला बिगड़ गया और की कराई मेहनत बेकार गई। दीना ने सोचा कि अगर ज़मीन मेरी कायमी मिल्कियत की होती तो मैं आज़ाद होता और क्यों यह पचड़ा बनता और बखेड़ा बढ़ता। उस दिन से वह ज़मीन के लिए निगाह रखने लगा। आखिर एक किसान मिला जिसने 1000 ज़मीन खरीदी थी, लेकिन पीछे उसकी हालत संभल न सकी। अब मुसीबत में पड़कर वह उसे सस्ती देने को तैयार था। दीना ने बात उससे चलाई और सौदा करना शुरू किया। आदमी मुसीबत में था, इससे दीना भाव दर में कमी करने लगा। आखिर कीमत 1000 रुपये तय पाई। कुछ नकद दे दिया जाए, बाकी फिर। सौदा पक्का हो गया था कि एक सौदागर अपने घोड़े के दाने पानी के लिए उसे घर के आगे ठहरा। उससे दीना की बातचीत जो हुई तो सौदागर ने कहा कि मैं नर्मदा नदी के उस पार से चला रहा हूँ। वहाँ 1500 एकड़ उम्दा ज़मीन कुल 500 रुपये में मैंने खरीदी थी। सुनकर दीना ने उससे और सवाल पूछे। सौदागर ने कहा, बात यह है कि अफसर चौधरी से मेल मुलाकात करने का हुनर चाहिए। 100 से ज़्यादा रुपए तो मैंने रेशमी कपड़े और गलीचे देने में खर्च किए होंगे। फिर शराब, फल मेवों की डलियाँ, चाय सेट वगैरह के उपहार अलग। नतीजा यह कि एकड़ ज़मीन मुझे आनों के भाव पड़ गई। कहकर सौदागर ने अपने दस्तावेज सब दीना के सामने कर दिए। फिर कहा, ज़मीन ऐन नदी के किनारे है और सारे का सारा किता इकट्ठा है। उपजाऊ इतना कि ना पूछो। दीना ने इस पर उत्सुकतापूर्वक सौदागर से सवाल पर सवाल किया। उसने बताया, वहाँ इतनी ज़मीन है, इतनी कि तुम महीनों चलो तो पूरी ना हो। वहाँ के लोग ऐसे सीधे हैं जैसे भेड़, और ज़मीन समझो मुफ्त के भाव ले सकते हो। दीना ने सोचा, यह ठीक रहेगा। भला मैं अब 1000 एकड़ के लिए 1000 रुपया क्यों फंसाऊँ? अगर वहाँ जाकर इतना रुपया ज़मीन में लगाऊँ तो यहाँ से कई गुना ज़्यादा ज़मीन मुझे पड़ जाएगी। दीना ने पूछताछ की कि उस जगह कैसे जाया जाए। सौदागर ने सब बतला दिया। वह चला गया तो दीना ने भी अपनी तैयारी शुरू की। बीवी को कहा कि घर देखना भालना और खुद एक आदमी के साथ ले यात्रा को निकल पड़ा। रास्ते में एक शहर में ठहरकर वहाँ से चाय के डिब्बे, शराब और इसी तरह और उपहार की चीज़ें जो सौदागर ने बताई थी ले ली। फिर दोनों बढ़ते गए। चलते चलते आखिर 7वें रोज़ वहाँ पहुँचे,
जहाँ से कोल लोगों की बस्ती शुरू होती थी। उसने देखा कि सौदागर ने जो बात बताई थी वह सही थी। दरिया के पास जमीन ही जमीन थी, सब खाली। ये लोग उससे काम न लेते थे। कपड़े या सिरकी के तंबू में रहते, शिकार करते, मवेशी पालते और ऐसे ही मौज करते थे। न रोटी बनाना जानते थे, न अनाज उगाना सीखा था। दूध का छाछ मट्ठा बनाते, पनीर बनाते और उसी एक तरह की शराब भी तैयार कर लेते थे। ये सब काम औरतें करती। मर्द खाने पीने और फुर्सत के वक्त चैन की बंसी बजाने में रहते। वे लोग मजबूत और स्वस्थ थे और काम धाम के नाम बिना कुछ किए मगन रहते थे। अपने से बाहर उन्हें कुछ पता न था। पढ़ना लिखना जानते नहीं थे और हिंदी तक नहीं जानते थे, पर थे भले सीधे स्वभाव के। दीना को देखते ही वे अपने तंबुओं से निकल आए और उसके चारों तरफ जमघट लगाकर खड़े हो गए। उनमें से एक दुभाषिए की मार्फत दीना ने बताया कि मैं जमीन की खातिर आया हूँ। वे लोग बड़े खुश मालूम हुए। बड़ी आव भगत के साथ वे उसे अपने अच्छे से अच्छे डेरे में ले गए। वहाँ कालीन पर बिछे गद्दे पर बिठाया और खुद नीचे चारों ओर घिस कर बैठ गए। उसे पीने को चाय दी और दारू भी। उसकी मेहमानी में बढ़ बढ़कर दावत हुई। दीना ने भी गाड़ी में से अपने पास से भेंट की चीज़ें निकाली और सबको थोड़ी थोड़ी चाय बांटी। कोल लोग बड़े खुश थे। उन्होंने आपस में इस अजनबी की बाबत खूब चर्चा की। फिर दुभाषिए से कहा कि मेहमान को सब समझा दो। दुभाषिए ने कहा कि ये लोग कहना चाहते हैं कि हम आपके आने से खुश हैं। हमारे यहाँ का कायदा है कि मेहमान के खातिर जो हमसे बन सके करें। आपकी कृपा के हम कृतज्ञ हैं। बतलाइए कि हमारे पास कौन सी चीज़ है जो आपको पसंद है, ताकि हम उससे आपकी खातिर कर सकें। दीना ने जवाब दिया कि जिस चीज़ को देखकर मैं बहुत खुश हूँ वह आपकी ज़मीन है। हमारे यहाँ ज़मीन की कमी है और वह उपजाऊ भी इतनी नहीं होती, लेकिन यहाँ उसका कोई पार नहीं है और वह ज़मीन उपजाऊ भी खूब है। मैंने तो अपनी आँखों से यहाँ जैसी धरती दूसरी कहीं नहीं देखी। दुभाषियों ने दीना की बात अपने लोगों को समझा दी। कुछ देर में आपस में सलाह करते रहे। दीना समझ नहीं सकता कि वे क्या कह रहे हैं, लेकिन उसने देखा कि वे बहुत खुश मालूम होते हैं, बड़े हंस रहे हैं और ज़ोर ज़ोर से बोल रहे हैं। अनंतर वे चुप हो गए और दीना की तरफ देखने लगे। फिर आपस में बात करने लगे। मालूम पड़ा कि जैसे उनमें कुछ दुविधा है। दीना ने पूछा कि उन लोगों में अब किस बात की अटक है। दुभाषिए ने बताया कि उनमें कुछ की राय है कि सरदार से ज़मीन देने के बारे में और पूछ लेना चाहिए। गैर हाजिरी में कुछ कर डालना ठीक नहीं है। दूसरों का ख्याल है कि इस बात में सरदार के लौटने की राह देखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रा सी तो बात है। यह विवाद चल रहा था कि एक आदमी बड़ी सी बालदार टोपी पहने वहाँ आ पहुँचा। सब चुप होकर उसके सम्मान में खड़े हो गए। दुभाषिए ने कहा कि यही हमारे सरदार हैं। दीना ने फौरन अपने सामान में से एक बढ़िया लाबाद निकाला और चाय का एक बड़ा डिब्बा और अन्य चीज़ें सरदार को भेंट की। सरदार ने भेंट स्वीकार की और अपने आसन पर आ बैठा। बैठते ही कोल लोगों ने उससे कुछ कहना शुरू किया। सरदार कुछ देर सुनता रहा, फिर उसने उन्हें चुप रहने का इशारा किया। उसके बाद दीना की तरफ मुखातिब होकर हिंदुस्तानी में कहा, इन भाइयों ने जो कहा ठीक है, जितनी ज़मीन चाहे चुन लो, हमारे यहाँ उसका घाटा नहीं है। दीना ने सोचा कि मैं मन चाहे जितनी ज़मीन कैसे ले सकता हूँ। पक्का करने के लिए दस्तावेज़ वगैरह भी तो चाहिए, नहीं तो जैसे आज इन्होंने कह दिया कि यह तुम्हारी है, पीछे वैसे ही उसे ले भी सकते हैं। प्रकट में उसने कहा, आपकी दया के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। आपके पास बहुत धरती है और मुझे थोड़ी सी चाहिए, लेकिन मुझे भरोसा होना चाहिए कि मेरा अपना छोटा टुकड़ा कौन सा है और यह कि वह मेरा ही है। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ज़मीन को नाप लिया जाए और उतना टुकड़ा फिर मेरे हवाले कर दिया जाए? मरना जीना ईश्वर के हाथ है और संसार में यही चक्कर चलता है। आप दयावान लोग तो मुझे यह देते हैं, हो सकता है कि पीछे आपकी औलाद उसी को वापस ले लेना चाहे तब। सरदार ने कहा, तुम्हारी बात ठीक है, ज़मीन तुम्हारे हवाले ही कर दी जाएगी। दीना ने कहा,
सुना है यहाँ एक सौदागर आया था, उसको भी आपने ज़मीन दी थी और उस बाबत कागज़ पक्का कर दिया था। वैसा ही मैं चाहता हूँ कि कागज़ पक्का हो जाए। सरदार समझ गया, बोला, हाँ ज़रूर, यह तो आसानी से हो सकता है। हमारे यहाँ एक मुंशी हैं, कस्बे में चलकर लिखा पढ़ी पक्की कर ली जाएगी और रजिस्ट्री हो जाएगी। दीना ने पूछा, कीमत की दर क्या होगी? हमारी दर तो एक ही है, एक दिन के 1000 रुपये। दीना समझा नहीं, बोला, दिन दिन का हिसाब यह कैसा है? यह बताइए कितने एकड़? सरदार ने कहा, यह सब गिनना गिनाना हमसे नहीं होता। हम तो दिन के हिसाब से बेचते हैं। जितनी ज़मीन एक दिन में पैदल चलकर तुम नाप डालो वही तुम्हारी, और कीमत है ही दिन भर की 1000। दीना अचरज में पड़ गया। कहा, एक दिन में तो बहुत सी ज़मीन को घेरा जा सकता है। सरदार हंसा, बोला, हाँ क्यों नहीं, बस वह सब तुम्हारी। लेकिन एक शर्त है, अगर तुम उसी दिन उसी जगह न आ गए जहाँ से चले थे तो कीमत जब्त समझी जाएगी। लेकिन मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं इस जगह से चला था? क्यों, हम सब साथ चलेंगे और जहाँ तुम ठहरने को कहोगे ठहरे रहेंगे। उस जगह से शुरू करना और वहीं लौट आना। साथ फावड़ा ले लेना, जहाँ ज़रूरी समझे निशान लगा दिया। हर मोड़ पर एक गड्ढा किया और उस पर घास को ज़रा ऊंचा चिन्ह दिया। पीछे फिर हम लोग चलेंगे और हल से इस निशान से उस निशान तक हथबंदी खींच देंगे। अब दिन भर में जितना चाहो बड़े से बड़े चक्कर तुम लगा सकते हो, पर सूरज छिपने से पहले जहाँ से चले थे वहाँ आ पहुँचना। जितनी ज़मीन तुम इस तरह नाप लोगे वह तुम्हारी हो जाएगी। दीना खुश हुआ। तय हुआ कि अगले सवेरे ही चलना शुरू कर दिया जाएगा। फिर कुछ गपशप हुई, खाना पीना हुआ। ऐसे ही करते कराते रात हो गई। दीना के लिए उन्होंने खूब आराम का परों का बिस्तर लगा दिया और वे लोग रात भर के लिए विदा हो गए। कह गए कि पौ फटने से पहले ही वह आ जाएंगे, ताकि सूरज निकलने से पहले पहले मुकाम पर पहुंच जाया जाए। दीना अपने परों के बिस्तरों पर लेटा तो रहा, पर उसे नींद न आई। रह रहकर वह ज़मीन के बारे में सोचने लगता था। चलकर मैं कितनी ज़मीन नाप डालूं, कुछ ठिकाना है। एक दिन में 35 मील तो आसानी से कर ही लूँगा। दिन आजकल लंबे होते हैं और 35 मील कितनी ज़मीन उसमें आ जाएगी। उसमें से घटिया वाली तो बेच दूँगा या किराए पर उठा दूँगा, लेकिन जो चुनी हुई बढ़िया होगी वहाँ अपना फार्म बनवाऊँगा। 2 दर्जन तो बैल फिलहाल काफ़ी होंगे, 2 आदमी भी रखने होंगे। कोई 150 एकड़ में तो काश्त करूँगा, बाकी चराई के लिए। दीना रात भर बड़ा ज़मीन आसमान के कुलाबे मिलाता रहा। देर रात कहीं थोड़ी नींद आई। आँख झपी होगी, किसी के बाहर से खिलखिलाकर हंसने की आवाज़ उसके कानों में आई। अचरज हुआ कि यह कौन हो सकता है। उठकर बाहर आकर देखा कि कोल लोगों का वह सरदार ही बाहर बैठा ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। हंसी के मारे अपना पेट पकड़ रखा है। पास जाकर दीना ने पूछना चाहा, आप ऐसे हंस क्यों रहे हैं? लेकिन अभी पूछ पाया नहीं था कि देखता क्या है कि वहाँ सरदार तो है नहीं, बल्कि वह सौदागर बैठा है जो अभी कुछ दिन पहले उसे अपने देश में मिला था और जिसने इस ज़मीन की बात बताई थी। तब दीना उससे पूछने को हुआ कि यहाँ तुम कैसे हो और कब आए, लेकिन देखा तो वह सौदागर भी नहीं, बल्कि वही पुराना किसान है जिसने मुद्दत हुई तब सतलज पार की ज़मीन का पता दिया था। लेकिन फिर जो देखता है तो वह किसान भी नहीं है, बल्कि खुद शैतान है जिसके खुर हैं और सींग हैं। वहीं वहाँ बैठा ठट्ठा मारकर हंस रहा है। सामने उसके एक आदमी पड़ा हुआ है, नंगे पैर, बदन पर बस एक कुर्ता धोती। जमीन पर वह आदमी औंधे मुंह बेहाल पड़ा है। दीना ने सपने में ही ध्यान से देखा कि ऐसा पड़ा हुआ आदमी कौन है और कैसा। देखता है कि वह आदमी दूसरा कोई नहीं, खुद दीना ही है और उसकी जान निकल चुकी है। यह देखकर मारे डर के वह घबरा गया। इतने में उसकी आंख खुल गई।
उठकर सोचा कि सपने में आदमी जाने क्या क्या वाहियात बातें देख जाता है। यह सोचकर मोह दरवाजे के बाहर झांक कर जो देखा तो सवेरा होने वाला था। सोचा समय हो गया, उन्हें अब जगा देना चाहिए, चलने में देर ठीक नहीं। वह खड़ा हो गया और गाड़ी में सोते हुए अपने आदमी को जगाया। कहा कि गाड़ी तैयार करो। खुद कोल लोगों को बुलाने चल दिया। जाकर कहा सवेरा हो गया है, जमीन नापने चल पड़ना चाहिए। कोल लोग सब उठे और इकट्ठे हुए। सरदार भी आ गए। चलने से पहले उन्होंने चाय की तैयारी की और दीना को चाय के लिए पूछा, लेकिन चाय में देर होने का ख्याल कर उसने कहा अगर जाना है तो हमको चल देना चाहिए, वक्त बहुत हो गया। कोल तैयार हुए और सब चल पड़े, कुछ घोड़े पर कुछ गाड़ी में। दीना नौकरों के साथ अपनी छोटी बहली में सवार था। फावड़ा उसने साथ रख लिया था। खुले मैदान में जब पहुँचे तड़का फूट ही रहा था। पास एक ऊंची टेकड़ी थी, पार खुला बिछा मैदान। टेकड़ी पर पहुंचकर गाड़ी घोड़ों से सब उतर आए और एक जगह जमा हुए। सरदार ने फिर आगे जाने कितनी दूर तक फैले मैदान की तरफ हाथ उठाकर दीना से कहा कि देखते हो, जहाँ तक यह सब आँख जाती है वहाँ तक हम लोगों की ज़मीन है, उसमें जितनी तुम चाहो ले लो। दीना की आंखें चमक उठीं। धरती एकदम अछूती पड़ी थी, हथेली की तरह हमवार और मुलायम, काली ऐसी की बिनौला, और जहाँ कहीं जरा निचान था वहाँ छाती छाती जितनी तरह तरह की हरियाली छाई थी। सरदार ने अपने सिर की रोएदार टोपी उतारी और धरती पर रख दी। कहा यह निशान रहा, यहाँ से चलो और यहाँ आ जाओ, जितनी ज़मीन चल लोगे वही तुम्हारी। दीना ने भी रुपए निकाले और टोपी पर गिन कर रख दिए। फिर उसने पहना हुआ अपना कोट उतार डाला और धोती को कस लिया। अंगोछे में रोटी रखी, आस्तीनें चढ़ाईं, पानी का बंदोबस्त किया। आदमी से फावड़ा लिया और चलने को तैयार खड़ा हो गया। कुछ क्षण सोचता रह गया कि किस तरफ को चलना बेहतर होगा। सभी तरफ का लालच था। उसने तय किया कि आगे देखा जाएगा, पहले तो सामने सूरज की तरफ ही चला चलूं। एक बार पूरब की ओर मुँह करके खड़ा हो गया, अंगड़ाई लेकर बदन की सुस्ती हटाई और धरती के किनारे सूरज के मुंह चमकाने का इंतज़ार करने लगा। सोचने लगा कि मुझे वक्त नहीं खोना चाहिए और ठंड ठंड में रास्ता अच्छा पार हो सकता है। सूरज की पहली किरण की उनकी ओर आना था कि दीना कंधे पर फावड़ा संभाल खुले मैदान में कदम बढ़ाकर चल दिया। शुरू में वह न धीमा चला न तेज। 1001 गज चलने पर वह ठहरा। वहाँ एक गड्ढा किया और घास ऊंची चिंदी कि आसानी से दिख सके। फिर आगे बढ़ा। उसे बदन में फुर्ती आ गई। उसने चाल तेज कर दी। कुछ देर बाद दूसरा गड्ढा खोदा। अब पीछे मुड़कर देखा, सूरज की धूप में टेकड़ी साफ दिखती थी। उस पर आदमी खड़े थे और गाड़ी के पहियों के आरे तक चमकते दिखते थे। अंदाजन 3 मील तो वह आ गया होगा। धूप में ताप आता जाता था। कुर्ते पर से बास्केट उतारकर उसने कंधे पर डाल ली और फिर चल पड़ा। अब खासी गर्मी होने लगी। उसने सूरज की तरफ देखा। वक्त हो गया था कि कुछ खाने पीने को भी सोची जाती। एक पहर तो बीत गया, लेकिन दिन में 4 पहर होते हैं। अभी जल्दी है, लेकिन जूते उतार डालूं। यह सोच उसने जूते उतारकर अपनी धोती में खोस लिए और बढ़ चला। अब चलना आसान था। सोचा अभी 3-1 मील तो और भी चला चलूं, तब दूसरी दिशा लूँगा। कैसी उम्दा जगह है, इसे हाथ से जाने देना हिमाकत है। लेकिन क्या अजब बात है कि जितना आगे बढ़ो उतनी ज़मीन एक से बढ़कर एक मिलती है। कुछ देर वह सीधा बढ़ा चला। फिर पीछे मुड़कर देखा तो टेकड़ी मुश्किल से दिख पड़ती थी और उस पर के आदमी रेंगती चींटी से मालूम होते थे, और वहाँ धूप में जाने क्या कुछ चलता हुआ सा दिख पड़ता था। दीना ने सोचा, ओह, मैं इधर काफ़ी बढ़ाया हूँ, अब लौटना चाहिए। पसीना बेहद आ रहा था और प्यास भी लग गई थी। यहाँ ठहरकर उसने गड्ढा किया, ऊपर घास को ढेर चिन दिया। उसके बाद पानी पीकर सीधा बाईं तरफ मुड़ गया। चलता चला गया। घास ऊंची थी और गर्मी बढ़ रही थी।
वह थकने लगा। उसने सूरज की तरफ देखा। सिर पर दोपहर हो आई थी। सोचा अब ज़रा आराम कर लेना चाहिए। वह बैठ गया, रोटी निकालकर खाई और कुछ पानी पिया। लेटा नहीं कि कहीं नींद ना आ जाए। इस तरह कुछ देर बैठ फिर आगे बढ़ चला। पहले तो चलना आसान हुआ, खाने में उसमें दम आ गया था, लेकिन गर्मी तीखी हो चली और आंखों में उसके ऊँघ सी आने लगी। तो भी वह चलता ही चला गया। सोचा कि तकलीफ घड़ी दो घड़ी की है, आराम जिंदगी भर का हो जाएगा। इस तरह भी उसने काफ़ी लंबी राह नापी। वह बाईं तरफ मुड़ने वाला ही था कि आगे जमीन उपजाऊ दिखाई दी। उसने सोचा कि इस टुकड़े को छोड़ना तो मूर्खता होगी। यहाँ सनी की बाड़ी ऐसी उगेगी कि क्या कहना। यह सोच उसने उस टुकड़े को भी नाप डाला और पार आकर गड्ढे का निशान बना दिया। फिर दूसरी तरफ मुड़ा। जो टेकड़ी की तरफ देखा तो ताप के मारे हवा कांपती सी मालूम हुई। उस कंपकंपी के धुंधकारे में वह टेकड़ी की जगह मुश्किल से चिन्ह पड़ती थी। दीना ने सोचा कि क्षेत्र की ये दो भुजाएं मैंने नाप डाली, अब इधर कुछ कम ही रहने दूं। वह तेज कदमों से तीसरी तरफ बढ़ा। उसने सूरज को देखा। सूरज कोई 2/3 अपना चक्कर काट चुका था। मुकाम से अभी वह 10 मील दूर था। उसने सोचा कि छोड़ो, जाने भी दो। मेरी ज़मीन की एक बाजू छोटी रह जाएगी तो छोटी सही, लेकिन अब सीधी लकीर में मुझे वापस चलना चाहिए। जो ऐसे कहीं दूर निकल गया तो बाजी गई। अरे इतनी ही ज़मीन क्या थोड़ी है। यह सोच दीना ने वहाँ तीसरे गड्ढे का निशान डाल दिया और टेकड़ी की तरफ मुँह कर ठीक उसी सीध में चल दिया। नाक की सीध बांधकर वह टेकड़ी की तरफ चला, लेकिन अब चलते मुश्किल होती थी। धूप उसका सत ले चुकी थी। नंगे पैर जगह जगह कट और छिल गए थे और टांगे जवाब दे रही थी। ज़रा आराम करने का उसका जी हुआ, लेकिन यह कैसे हो सकता था। सूरज छिपने से पहले उसे वहाँ पहुँच जाना था। सूरज किसी की बाट देखता बैठा नहीं रहता। वह पल पल नीचे ढल रहा था। उसके मन में सोच होने लगा कि मुझसे बड़ी भूल हुई। मैंने इतने पैर पसारे क्यों? अगर कहीं वक्त तक न पहुँचा तो। उसने फिर टेकड़ी की तरफ देखा, फिर सूरज की तरफ। मुकाम से अभी वह बहुत दूर था और सूरज धरती के पास झुक रहा था। दीना जी तोड़ चलने लगा। चलने में सांस फूलती और कठिनाई होती थी, लेकिन तेज पर तेज कदम वह रखता गया। बढ़ा चला, लेकिन जगह अब भी दूर बनी थी। यह देख उसने भागना शुरू किया। कंधे से बास्केट फेंक दी, जूते दूर हटाए, टोपी अलग की, बस साथ में निशान लगाने के लिए वह हल्का फावड़ा रहने दिया। रह रहकर सोच होता कि मैं क्या करूं। मैंने बिसात से बाहर चीज़ हथियानी चाहिए। उसमें बना काम बिगड़ जा रहा है। अब सूरज छिपने से पहले मैं वहां कैसे पहुंचूंगा। इस सोच और डर के कारण वह और हाँफने लगा। वह पसीना पसीना हो रहा था। धोती गीली होकर चिपकी जा रही थी और मुंह सूख गया था, लेकिन फिर भी वह भागता ही जाता था। छाती उसकी लुहार की धौंकनी की तरह चल उठी। दिल भीतर हथौड़े की चोट सा धड़कने लगा। उधर टांगे बेबस हुई जा रही थी। दीना को डर हुआ कि इस थकान के मारे कहीं गिरकर ढेर ही न हो जाए। हाल यह था, पर रुक वह नहीं सका। इतना भागकर भी अगर मैं जब रुकूंगा तो वे सब लोग मुझ पर हंसेंगे और बेवकूफ़ बनाएंगे। इसलिए उसने दौड़ना न छोड़ा, दौड़े ही गया। आगे कोल लोगों की आवाज़ सुन पड़ती थी। वे उसको ज़ोर ज़ोर से कहकर बुला रहे थे। इन आवाज़ों पर उसका दिल और सुलग उठा। अपनी आखिरी ताकत समेट वह दौड़ा। सूरज धरती से लगा जा रहा था। तिरछी रोशनी के कारण वह खूब बड़ा और लहू सा लाल दिख रहा था। वह अब डूबा। सूरज बहुत नीचे पहुंच गया था, लेकिन दीना भी जगह के बिल्कुल किनारे आ लगा था। टेकड़ी पर हाथ हिला हिलाकर बढ़ावा देते हुए कोल लोग उसे सामने दिखाई देते थे। अब तो जमीन पर रखी वह टोपी भी दिखने लगी, जिस पर उसकी रकम भी रखी थी। वहाँ बैठा सरदार भी दिखाई दिया। वह पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को सपने की याद हो आई। उसने सोचा कि हाय, जमीन तो काफ़ी नाप डाली है, लेकिन क्या ईश्वर मुझे उसको भोगने के लिए बचने देगा। मेरी जान तो गई दिखती है। मैं मुकाम तक अब नहीं पहुंच सकूंगा।
दीना ने हसरत भरी निगाह से सूरज की तरफ देखा। सूरज धरती को छू चुका था। वह बची खुची अपनी शक्ति से आगे बढ़ा, कमर झुकाकर भागा, जैसे कि टांगे साथ न देती हों। टेकड़ी पर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो आया था। उसने ऊपर देखा, सूरज छिप चुका था। उसके मुंह से एक चीख सी निकल गई। ओह, मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। यह सोचकर वह थमने को हुआ, लेकिन उसे सुनाई पड़ा कि खड़े हैं और उन्हें सूरज अब भी दिख रहा होगा। सूरज छिपा नहीं है, अगर मुझको नहीं दिखता। यह सोचकर उसने लंबी सांस खींची और टेकड़ी पर आंख मूंद कर दौड़ा। चोटी पर अभी धूप थी। पास पहुंचा और सामने टोपी देखी। बराबर सरदार बैठा वहीं पेट पकड़े हंस रहा था। दीना को फिर अपना सपना याद आया और उसके मुंह से चीख निकल पड़ी। टांगों ने जवाब दे दिया। वह मुंह के बल आगे को गिरा और उसके हाथ टोपी तक जा पहुँचे। खूब खूब, सरदार ने कहा। देखो, उसने कितनी जमीन ले डाली। दीना का नौकर दौड़ा आया और उसने मालिक को उठाना चाहा, लेकिन देखता क्या है कि मालिक के मुंह से खून निकल रहा था। दीना मर चुका था। कोल लोग दया से और व्यंग से हंसने लगे। नौकर ने फावड़ा लिया और दीना के लिए कब्र खोदी और उसमें लिटा दिया। सिर से पांव तक कुल 6 फुट जमीन उसे काफ़ी हुई। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।